तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 3 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें एडवोकेट राजेश फुलेरिया जी ने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने तुरंत एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही कुछ प्रश्न अपने सक्सेस जंक्शन लाइव वाला जो चैनल है उस पर भेजे थे टेलीग्राम पर, और कुछ प्रश्न उन्होंने हमारे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर इन्होंने भेज दिए थे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली भी किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो कृपया अपने प्रश्नों को 1 से 1.5 घंटे के अंदर 7052547003 पर जितने भी प्रश्न आपको याद हो आप उतने प्रश्न हमारे पास में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो राजेश फुलेरिया जी का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए आइए एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको हम ये बताएंगे कि टॉप 5 स्कोर हमें कौन कौन से मिले हैं, कितने कितने नंबर टॉप 5 में हमको मिले हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम आपकी साइंस और जीके से करेंगे, फिर आपका मैथ होगा, फिर आपका इंग्लिश होगी और लास्ट में आपका हिंदी के बारे में बताएंगे हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। तो आज का पहला प्रश्न था नरेंद्र कृष्ण कर्मकार किससे संबंधित है। सही आंसर है ये भारतीय गणतज्ञ है। अब इनका प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। यानी कुल मिलाकर के ये आपका एमपी जीके का प्रश्न बन जाएगा कि नरेंद्र कृष्ण कर्मकार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक भारतीय गणतज्ञ है। आइए देखते हैं। तो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार जिनका जन्म 1956 में हुआ था, एक भारतीय गणतज्ञ है। कर्मकार ने कर्मकार का एल्गोरिज्म विकसित किया था। ठीक है, तो कर्मकार का एल्गोरिज्म जो है वो इन्होंने विकसित किया था। उन्हें आईएसआई के अत्यधिक उत्कृष्ट शोधकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो आपको पता है उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध तबला से। ठीक है ना, तबला से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, ये एग्जाम एनालिसिस कैसा लग रहा है। देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा खां के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय भारतीय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते थे। वह सितार वादक रविशंकर के लगातार संगतकार थे। यानी कि जो सितार वादक रविशंकर थे वो सितार बजाते थे, उनके साथ में जो तबला पर काम करते थे वो अल्लाह रखा खां करते थे। ठीक है, चलिए उनके पुत्र जाकिर हुसैन भी एक प्रख्यात तबला वादक हैं। तो प्रश्न आगे बनेगा जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो जाकिर हुसैन भी एक प्रख्यात तबला वादक हैं। अब ये लोग क्या है कि म्यूजिशियन वगैरह की ओर चल चुके हैं, यही पटवारी वाला ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पहले पटवारी में भी ऐसा ही किया गया था। ठीक है, तो आगे आपसे ये वादक और वाद्य यंत्र इनका किराना घराना कौन सा है, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो इसके ऊपर आज शाम को वीडियो आपको मिल जाएगी कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है और किस घराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहां पर आयोजित की गई है। अप्रैल का ये प्रश्न है, अप्रैल 2023 का, यानी करंट अफेयर का यह आपका प्रश्न है। जनवरी फरवरी की करंट अफेयर अपलोड कर दिए, सर्च करना जनवरी फरवरी करंट अफेयर बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वहां से भी काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। बची आपकी मार्च अप्रैल की करंट अफेयर, तो वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, तो G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक सोमवार से वाराणसी में शुरू हो गई है। इस बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने संबोधित किया था। ठीक है, यह सम्मेलन वाराणसी में 17 से 19 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। डेट आपको याद रखना है, 17 से 19 अप्रैल 2023 तक यह आयोजित किया गया, यानी कि करंट अफेयर का आपका यह प्रश्न है। ठीक है, वाराणसी में इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न 100% ऑथेंटिक है। जो प्रश्न हमारे पास से भेजे गए हैं कई जगह से वेरीफाई करने के बाद ही हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, जापान, चीन और ब्रिटेन। ये 4 आपके ऑप्शन दिए थे। सही आंसर आपका जापान हो जाएगा। जापान स्थायी सदस्य नहीं है। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं आइए देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को परमानेंट 5, बिग 5 और P5 के नाम से जाने जाते हैं। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, परमानेंट 5, बिग 5 या फिर P5, इनके नाम से इनको जाना जाता है। जिनमें 5 निम्नलिखित सरकारें शामिल थी। कौन कौन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 5 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद के अंतर्गत आते हैं। इन सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 5 महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो पांचों का नाम आपको याद रखना है। ये पांचों में से आज कुछ पूछ लिया, आगे आपसे इनमें से और प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमने पांचों का नाम आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। सही आंसर है 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। कुछ जानकारी देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था। इसने 15 फरवरी 1994 से काम करना शुरू किया। कब से, 15 फरवरी 1994 से काम करना शुरू किया था। उद्देश्य क्या है, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माहौल को मजबूत बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना NB लोहानी जो है वो पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के। ठीक है,
अब यहाँ पर पूछेगा वर्तमान कौन है, तो वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। ये सारी जानकारी आपको हमने यहाँ पर दे दी, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बन सकता है। जिसको आवाज़ कम सुनाई पड़ रही है वो अपने जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आपको वैसे ही पता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। कहाँ पर है, तो देख लीजिए। यह पार्क 874 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बांदीपुर जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, कर्नाटक में स्थित है। इसे भारत और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के सबसे बड़े आवास के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो जंगली हाथी हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कब खोली गई थी, आइए देख लेते हैं। सही आंसर है 28 सितंबर 2015 को भारत की पहली वेधशाला खोली गई थी। इसका नाम क्या था, तो एस्ट्रोसेट, याद रखना एस्ट्रोसेट इसका नाम था। भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला है। यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया गया था और यह हमारे ब्रह्मांड को अधिक विस्तारपूर्व से समझने के लिए जो है हेल्प करता है, ठीक है। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पर खोली गई, तो याद रखना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में खोली गई। अगर आपसे जगह पूछते हैं तो जगह ये हो गई, अगर आपसे डेट पूछते हैं डेट हमने आपको ऊपर बता दिया, नाम पूछते हैं तो एस्ट्रोसेट इसका नाम था। ये तीनों प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सही आंसर है जमुना नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र पूछा है तो गंगा भी आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो चलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के बारे में बता देते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, याद रखना। आगे यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है, ठीक है। तो बराक किसकी सहायक नदी है, मेघना की। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बिल्कुल जो मिलकर के जो धारा बहती है उसे हम मेघना कहते हैं। तो 4 से 5 प्रश्न आपके इस थोड़े से टॉप मतलब पॉइंट में कवर हो गए, तो ये भी आपको देख करके चलना है। भाई वीडियो पसंद आ रही है, उतना डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं, ठीक है। और 25 तारीख से अब तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं जीके जीएस साइंस के, उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के अंत में आपको यहीं पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही वीडियो खत्म होगी इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अब तक 79 प्रश्न वहां से रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। 25 मई से अब तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए उन सबको मिलाकर के हमने वीडियो बनाई है। आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑल शिफ्ट फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन कर देंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। देखिए, तो विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी प्रश्न पूछा गया था वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो हमने आपको बताया था KEDA यानी कीड़ा जो है वो आपका वसा में घुलनशील है, और WBC यानी वाटर में कौन सा है, तो B और C जो है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन की रक्त के सामान्य स्कंदन में ये जो विटामिन के है वो आपका मदद करता है। स्कंदन के लिए आवश्यक कारक बनाने के लिए यकृत को विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त स्त्राव विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त स्त्राव यानी कि आपका खून का बहना नहीं रुकेगा, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल काल का अंत कैसे हुआ था, तो मुगल काल का अंत बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था उसके आत्मसमर्पण से जो है इनका अंत हो गया था मुगल काल का, ठीक है। कब हुआ था आत्मसमर्पण, आइए देखिए। तो भारत में मुगल शासन का अंत 21 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। डेट भी आपको बता दे रहे हैं। इतिहास का यह दिन 21 सितंबर 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मेजर विलियम हॉटसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनको बाद में इनको काला पानी की सजा देकर के बर्मा यानी कि रंगून में इनको भेज दिया गया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, और इनके मरते ही जो है आपका मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल शासन की नींव कब पड़ी थी, तो बाबर ने 1526 में मुगल शासन की नींव डाली थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से आपको याद होना चाहिए, इब्राहिम लोदी को हरा करके इन्होंने नींव डाली थी मुगल शासक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। कब इसको संशोधन करके शामिल किया गया था, तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 ने भारत के संविधान में भारत संविधान में अंततः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष, ये आपका मेन है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। कौन सा, अनुच्छेद 21 का, ठीक है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है, इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न आपका आना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बनाई है, आप सर्च कर लेना, इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन। वहां पर अब देखिए, आज ये पहला प्रश्न पूछा है, अब आपसे महंगाई पूछेगा, CRR क्या होता है, बेस रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ये प्रश्न आगे आने वाले हैं। इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, आपका पटवारी में बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी ट्रिक के द्वारा हमने बनाई थी, लोगों ने काफी उसको जो है प्रशंसा भी की थी। तो आप सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, बेस रेट बैंक रेट क्या होती है,
ये वीडियो आपको देख करके जाना है, क्योंकि अब जो है इकोनॉमिक्स की ओर ज़्यादा जो है इन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स को ज़्यादा करना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्तिगत वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो आपका जीडीपी कहलाता है। यानी कि अगर ये कोई देश है और ये इसकी सीमा है, तो इस सीमा रेखा के अंदर जितना भी इस देश में उत्पादन होता है उस सब का सब जीडीपी के अंतर्गत आता है। और जब आप इसी में से इसकी टूट फूट और जो खर्चा एक्स्ट्रा होता है इसको बनाने में जीडीपी में से उस टूट फूट को घटा देते हैं, तो आपका जीएनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल करके आ जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जीडीपी वह है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटा करके प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधन, अब इसको पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है। ये जीडीपी जीएनपी जो हमने आपको अपनी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में कराई है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज हमने आपको समझाया है, विथ ट्रिक विथ उदाहरण। ठीक है, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज दी गई है, जो हम भारत की जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की वेबसाइट है वहाँ से हमने इसको कॉपी किया है। ठीक है, तो जीडीपी एनडीपी वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। देखिए, तो 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और 1985 से हर वर्ष विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1984 में घोषणा की थी और 1985 से इसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त याद रखना हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाणगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी आपका एमपीजी का ही प्रश्न हो गया, नदियों से संबंधित प्रश्न है। सही आंसर है सोन नदी। इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी जब हम आपको एमपीजी के पढ़ा रहे थे कि सोने का बाण, ये ट्रिक याद रखेंगे, सोने का बाण, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सोने का बाण से मतलब सोन से हो गया सोन नदी और बाण से हो गया बाणसागर डैम। ठीक है, तो देखिए सोन नदी की बात करते हैं। बाणसागर हमने आपको बता दिया सोन नदी पर बना है। अब सोन नदी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि सोन नदी से प्रश्न लगातार पूछा जाता रहता है। तो सोन नदी भारत के मध्य भाग से बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यमुना के बाद में यह सेकंड नंबर पर आती है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से उत्पन्न होती है, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूर्व में स्थित है। नर्मदा भी आपको पता है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजर करके बिहार के पटना जिले में जाकर के गंगा नदी में विलय हो जाती है। तो सोन नदी कहाँ पर जाकर विलय होती है? गंगा नदी विलय होती है कहाँ पर? तो पटना जिले में जाकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। बाणसागर जो डैम है वो आपका इसी सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। वीडियो पसंद आ गई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलिए अब चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में क्या क्या पूछा गया? तो हिंदी में सबसे पहले अपनहोती अलंकार के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका छंद से आया था। और आज मुहावरे नहीं पूछे थे, 2 से 3 लोकोक्तियां आपसे पूछी थी। विलोम शब्द का आपका एक प्रश्न आज पूछा गया था। उसके बाद शुद्ध वर्तनी से आपके 2 से 3 प्रश्न शुद्ध वर्तनी से पूछे गए थे। टा वर्ग से एक प्रश्न था, यानी कि आपका वर्णमाला से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें टा वर्ग के बारे में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अर्ध और अर्ध, यानी कि ये आपका क्या हो गया? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो है अर्ध और अर्ध का अर्थ क्या होता है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया था। 4 ऑप्शन में से आपको जो है देख करके लगाना था। ठीक है, और मुहावरे आज पूछे नहीं गए हैं आपके। क्रिया विशेषण से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी आपका 2 प्रश्न पूछे गए हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से। ठीक है, वाक्यों का क्रम संयोजन जो है यहाँ से भी एक प्रश्न आपका वाक्यों का क्रम संयोजन से पूछा गया था। अब हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि पीक्यूआरएस से 2 से 3 प्रश्न आपके डायरेक्ट नरेशन से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके नरेशन से पूछे गए हैं। एंटोनिम सिनोनिम से 5 से 6 प्रश्न, सबसे ज्यादा आपके एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 प्रश्न आपका वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। और 4 से 5 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस के पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। उसको देख करके जरा ट्रिक के द्वारा हमने पीक्यूआरएस को समझाया है, कैसे आप मात्र देखते ही इस पीक्यूआरएस को सॉल्व कर सकते हैं। सर्च करके देख लेना, लगभग 70,000 व्यूज अभी तक उस पर आ चुके हैं। इतनी बेहतरीन और ट्रिक वाली वीडियो बनाई गई है। उसके बाद में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो हमने बना रखी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। सर्च करना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो भी आ जाएगी। तीनों टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एंटोनिम सिनोनिम की वीडियो भी हमने बनाई है, जो आपकी पटवारी में पूछा गया था। आप सर्च करके इसको भी देख सकते हैं। तो आपकी इंग्लिश लगभग अगर आप ये 3-4 वीडियो देख लेते हैं तो आप आराम से 20 में से 17 या 18 नंबर आप आराम से लेकर के आ सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स में आज क्या क्या पूछा गया था। तो मैथ्स में एवरेज के 2 प्रश्न पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस के थे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका एक प्रश्न था। एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन से पूछा गया था।
नंबर सिस्टम से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न आपके रेशियो के, सीआई से 1 प्रश्न है और एसआई से 2 प्रश्न है। यानी सीआई एसआई को मिला करके आज 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं सीआई और एसआई को मिला करके, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में आपका समचतुर्भुज से 1 प्रश्न पूछा गया था। एडवांस से सिर्फ ये एक ज्योमेट्री का आया था और उसके बाद में 2 प्रश्न आपके एंसुरेशन की, कुल 3 प्रश्न आपके एडवांस से पूछे गए हैं। बाकी सारे के सारे आपके अर्थमेटिक्स हैं, ठीक है। 1 प्रश्न आपका परसेंटेज का, एचसीएफ से 1 प्रश्न था और नाव और धारा का भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। नाव और धारा पूछी गई यानी कि ट्रेन आज नहीं पूछी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉप 5 स्कोर हमें क्या-क्या देखने को मिले हैं। तो टॉप 5 स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 70 नंबर हाईएस्ट स्कोर मिला है। उसके बाद 69, फिर 68, फिर 67, उसके बाद 62 और उसके बाद में 50 नंबर। ये आज के टॉप मोस्ट स्कोर मिले हैं। यानी कि आज का पेपर मॉडरेट टू हाई था, ठीक है। सरल पेपर नहीं था। सरल पेपर होता तो अच्छे स्कोर बनते हैं, लेकिन मॉडरेट टू हाई था। फर्स्ट शिफ्ट है, इसके बाद में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन दोनों का भी एग्जाम एनालिसिस हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके यहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे बाद में इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा चैनल हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव है, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। अभी कल ही हमने एसएससी सीजीएल रैंक 1 की जो आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसके क्लास नोट्स हमको जो है रैंक 1 के मिल गए थे, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किरण की काफ़ी सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्मूला बुक जो आदित्य रंजन सर की, वो आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएगी और आपकी वोकैबुलरी की बुक फ्री मिल जाएगी और राकेश यादव सर के क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। वो आप जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप इसको तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। तो सक्सेस जंक्शन की जो आपके मेंबर हैं उनके लिए ही यह सुविधा उपलब्ध है। जैसे ही आप यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये आपको चैनल दिख जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप उन सारी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। किरण की मैथ की बुक है, इंग्लिश की बुक है, रीजनिंग की बुक है, आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग बुक है, बहुत सारी किताबें यहाँ पर डली हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज दीजिएगा। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर भेज देना है, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।